गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शिवाकांत शुक्ला स्कॉलर विद शिवाकांत यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। बेटा थोड़ी आवाज़ में थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ा काफ़ी वर्कलोड होने की वजह से थोड़ा गले में खराश आ गई है। कुछ ही दिनों में सही हो जाएगी और आवाज़ यदि आपको गड़बड़ मिलती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी आवाज़ अधिक से अधिक। हाँ बेटा, तो हम लोग पढ़ रहे थे विमाओं के उपयोग। मैंने इस चैप्टर में विमा पढ़ा, विमीय सूत्र पढ़ा, विमा कैसे निकाला जाता है, ये इसका अध्ययन हम लोगों ने किया। अब हम लोग पढ़ रहे थे विमाओं के उपयोग, और विमाओं के उपयोग में मैंने आपको पहले टॉपिक पढ़ा दी थी समीकरण की सत्यता की जांच करना। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको दूसरी टॉपिक, क्या विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। यानी विमा की सहायता से आप विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। लेकिन बेटा उन्हीं भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं जो राशियां या तो गुणा के रूप में हो या फिर भाग के रूप में हो। ठीक है, राशियों के बीच जो संबंध हो या तो गुणा के रूप में हो या तो भाग के रूप में हो, उन्हीं राशियों के बीच आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। चलिए भाई, तो अब कैसे निकाला जाएगा। तो यदि हमको ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर है तो हम उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। यदि हमें ज्ञात हो कि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है तो हम उनके बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई भौतिक राशि P है जो बेटा x राशि y और z पर निर्भर कर रही है। तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा P प्रोपोर्शनल x पावर a, y पावर b और z पावर c। ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई भौतिक राशि क्या है, P है, और P जो भौतिक राशि है, P जैसे मान लो बल हो सकता है, P आपका संवेग हो सकता है, P आपका कार्य हो सकता है, यानी P कोई आपकी भौतिक राशि हो सकती है। हमने मान लिया अभी भौतिक राशि का कुछ पता नहीं कि कौन सी भौतिक राशि है, लेकिन हमने चूज कर लिया कि माना कोई भौतिक राशि क्या है, P है, और जो x y z पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा, x पावर a, y पावर b और z पावर c। उसके बाद क्या करेंगे, P बराबर, जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगाएंगे तो बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट के साथ हमने k लिख दिया और ये हो जाएगा x पावर a, y पावर b एंड z पावर c। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों की विमाओं को लिखेंगे। ठीक है, और जब दोनों पक्षों की विमाओं को लिख दिया जाएगा उसके बाद घातों की तुलना करा देंगे। घातों की तुलना कराने के बाद आपको ABC की वैल्यू पता हो जाएगी, और जैसे ABC की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट चाहे इसको मान लें चाहे इसको मान लें, इसी में रख देंगे तो आपको फार्मूला उस भौतिक राशि का पता हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, तो हम एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर डिस्प्ले है और इसको आप देखिए, और जब क्वेश्चन पता हो जाएगा तभी हम लोग इस कंडीशन को समझ सकते हैं। तो आइए हम एक सवाल लेते हैं। सवाल अभी आप लोग देखिए, उसके बाद उसको कापी पर चाहे तो लिख सकते हैं, और उसके बाद मैं सवाल पढ़ाऊंगा और फिर आपको कंफर्म हो जाएगा। यदि नहीं कंफर्म होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर जब मैं अगली क्लास लेकर के आऊँगा तो उसमें पहले आपकी ये जो शंका है, कंफ्यूजन है, उसको पहले मैं दूर करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आगे की टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है कि क्वेश्चन देख लीजिए, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई स्मॉल l तथा वृत्तीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार फिर से पढ़ लेंगे। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m, धागे की लंबाई स्मॉल l तथा वृत्तीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बेटा कह रहा है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल। अब पहले आप जानिए सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम क्या है। तो यानी कि जब किसी बिंदुवत भारी कण को, कोई बिंदुवत है माने छोटा है और भारी है, ठीक है, जब किसी बिंदुवत भारी कण को किसी भारहीन यानी वेटलेस धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें
तो ये समायोजन सरल लोलक कहलाता है। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई आपका बिंदुवत भारी कण है और ये भारी धागे से किसी ऋण आधार से बांधकर लटका दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा? सरल लोलक कहलाएगा। अब सरल लोलक बेटा एक निश्चित बिंदु के इधर उधर करता है और इसके हम गोले गत कहते हैं, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। सवाल हमारा कह रहा है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल। अब आवर्तकाल पीरियड जान लीजिए क्या है कि आवर्तकाल मतलब ये होता है कि अपनी श्याम स्थिति के दोनों ओर ऐसे जाएगा और फिर आएगा, फिर माने यानी कि एक दोलन पूरा करने में जो लिया गया समय होगा वही उसका क्या कहलाएगा? आवर्तकाल कहलाएगा। तो कह रहा है किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो गोलक इस जो बिंदुवत भारी कण होगा इसको गोलक कहेंगे। गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m और ये धागे की प्रभावी लंबाई बेटा धागे की लंबाई होती है और प्लस गोलक का क्या होता है? व्यास होता है। तो यानी कि सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान स्मॉल m तथा धागे की प्रभावी लंबाई स्मॉल l तथा गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि ऐसे जब मूव करेगी तो पृथ्वी इस पर क्या करेगी? अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी। तो जब आकर्षित करेगी तो जो बल लगेगा उसको गुरुत्वीय बल कहेंगे, और जब बल काम करता है तो वस्तु की गति में त्वरण काम करता है, क्योंकि गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर कर रहा है। तो बेटा आपको अभी बताया था कि अगर कोई भौतिक राशि x y z पर निर्भर कर रही है तो x की घात a, y की घात b, z की घात c। ऐसे सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर निर्भर कर रहा है और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा t पर कोसाइन m पावर a और l पावर b और g पावर c। ये abc आपने घातों को मान लिया, क्योंकि अभी आपको विमाएं नहीं पता है और यहाँ पर विमाओं को आपने क्या मान लिया? ए, बी और सी। अब हम क्या करेंगे? परपोषण का चिन्ह हटाएंगे, बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, तो टी बराबर हो जाएगा के एम पावर ए, एल पावर बी और जी पावर सी। इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे? दोनों बच्चों की विमाओं को लिखेंगे। ठीक है, नाउ राइटिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। चलिए भाई, तो दोनों बच्चों की विमाओं को लिख देने, भाषा में लिखते हैं दोनों बच्चों की विमाओं या विमीय सूत्र विमाओं को लिखने पर। तो बेटा टी आपका क्या है? आवर्तकाल है, और आवर्तकाल का विमीय सूत्र क्या होता है? आवर्तकाल यानी कि समय का विमीय सूत्र टी ही होता है। के आपका क्या है? डायमेंशनलेस है, विमाहीन है, इसका कोई होगा नहीं। एम आपकी मास है, मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होगा? m, और m पावर क्या हो जाएगा? a। एल आपकी धागे की प्रभावी लंबाई है, और प्रभावी लंबाई के विमीय सूत्र लंबाई की डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? l होता है, कैपिटल L, और l पावर b। और g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है Lt-2 होता है। तो g का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा Lt-2, और पावर हो जाएगा क्या? c। अब हम क्या करेंगे? पावर को हम कंबाइन कर लेंगे, तो m पावर a और l पावर b, और यहाँ l पावर बेटा c हो जाएगा, क्योंकि ये पावर c जो है वो l के ऊपर भी है और t के ऊपर भी है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर x पावर m और पावर n हो तो ये होता है x पावर m इंटू n, रूल ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा l पावर b प्लस c और t पावर माइनस 2c। अब बेटा क्या करेंगे? हम दोनों बच्चों की विमाओं को तुलना कर देंगे, निघातांकों को तुलना कर देंगे। तो बेटा यहाँ t है ना, तो t है तो हमने उसमें बताया था आपको कि t को हम लिख देंगे m पावर 0, l पावर 0 और t। एमएलपी का जो सीक्वेंस होता है, तो आप क्या करेंगे? घातों की तुलना करा देंगे। तो ये यहाँ m पावर 0 है और यहाँ m पावर a है, ये बराबर हो जाएगा 0 b और b प्लस c। l पावर b प्लस c तो है, यहाँ m पावर 0 है, यानी कि b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और t पावर माइनस 2c है और यहाँ t पावर 1 है, यानी कि माइनस 2c बराबर 1, तो c बराबर आ जाएगा माइनस 1/2। तो b प्लस c इक्वल टू 0 है, तो b उधर जाएगा माइनस c हो जाएगा, और c की वैल्यू रख दीजिए, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। b इक्वल टू 1/2। तो a b c की वैल्यू हमको पता चल गई। अब जब a b c की वैल्यू पता हो गई तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन फर्स्ट। इन a b c की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण में रख देंगे।
तो t बराबर आ जाएगा बेटा के m पावर 0 l पावर कितना b है ना, तो b की वैल्यू कितनी है 1/2 और g की पावर कितनी है c और c की वैल्यू कितनी आई -1/2। तो बेटा किसी के ऊपर पावर 0 हो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो m पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया, l पावर 1 और g पावर -1/2 है तो नीचे आएगा +1/2, तो t बराबर आ जाएगा k और पावर 1/2 मतलब होता है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो दोनों पर पावर 1/2 लगा है तो चाहो ऐसे भी l पावर l/g पावर 1/2 दिख रहा है। उसके बाद t बराबर आपका हो जाएगा बेटा हाँ t बराबर हो जाएगा k स्क्वायर रूट l/g। अब बाय एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोगों से k की जो वैल्यू पाई जाएगी t बराबर आ जाएगा 2π√l/g, क्योंकि ये बीमा का बेटा फॉल्ट है कि बीमा का फॉल्ट ये है कि बीमा की सहायता से नियतांकों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका सवाल था। सवाल क्या था, यदि किसी सरल दोलक का आवर्तकाल t गोलक के द्रव्यमान m धागे की प्रभावी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो सरल दोलक का जो आवर्तकाल होगा t बराबर 2π√l/g, यानी सरल दोलक का आवर्तकाल जो होगा वो गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? तो हम आशा करते हैं कि ये फार्मूला आप लोग समझ गए होंगे, कुछ करना नहीं होता। यानी आवर्तकाल कितनी राशियों पर निर्भर कर रहा था 3, एक m l और g, तो इसका मतलब कि प्रोपोर्शनल निर्भर कर रहा है। अब निर्भर कर रहा है तो यानी कि प्रोपोर्शनल भाई जैसे से इसका मान परिवर्तित होगा वैसे से इसका मान परिवर्तित होगा, यही तो हुआ निर्भर करने मतलब। तो अब द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा था, लंबाई पर निर्भर कर रहा था और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा था, तो m पावर a l पावर b और g पावर c, तो t बराबर आ जाएगा k m पावर a l पावर b और g पावर c। आप क्या करेंगे दोनों बच्चों की दिमाग को लिख देंगे, तो t आपका बेटा टाइम ऑफ पीरियड है, आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल का जो भी सूत्र यानी कि टाइम ही है तो आवर्तकाल समय ही तो है, तो ये हो गया t और k विमाहीन हो जाएगी, m आपका द्रव्यमान l आपकी लंबाई और g गुरुत्वीय त्वरण यानी -2। अब बेटा t है तो t को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो मैंने द्वितीय सूत्र बताया था उसको कहा था कि आप l पावर a l पावर b और t पावर c के रूप में आप लिखेंगे ना, ये आप लोगों को बताया गया है। तो इसलिए हो गया m पावर 0 l पावर 0 t और m पावर a l पावर b है, यहाँ l पावर c लेंगे l पावर b प्लस c हो जाएगा और t पावर वैल्यू हो जाएगी -2c। अब हम क्या करेंगे घातों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करेंगे, तो यहाँ m पावर a है यहाँ m पावर 0, तो a बराबर 0 हो जाएगा, b प्लस c बराबर 0 हो जाएगा और -2c बराबर आ जाएगा 1, c की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और b प्लस c = 0 है तो b बराबर हो जाएगा -c और c की वैल्यू -1/2 रख देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा यानी b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। a b c की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आज आपके लिए 2-3 क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे हैं, उसको आप विमेय विधि से उनका व्यंजक स्थापित कीजिएगा और यदि हेडिंग नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं अगले क्लास में जब दिमाग का अगला उपयोग लेकर के आऊँगा तो आपको वो फार्मूले सिद्ध से करवा दूंगा। लेकिन बेटा इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, जो होमवर्क आपको जो आपके स्क्रीन पर जो होमवर्क आ रहे हैं उन होमवर्कों को स्क्रीन रोक करके उसको नोट कीजिएगा और अगर आपसे नहीं लगता है बताइएगा, मैं इन प्रश्नों को आप कह दीजिएगा कि कौन सा नंबर नहीं लगा और मैं अगले वीडियो में अगले क्लास में आपके सामने उन प्रश्नों की व्याख्या करूंगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।